केमिस्ट्री में आज हम जो है वो चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 13 दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड। तो 12वां चैप्टर जो था दैट वाज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो हमने लास्ट सैटरडे हमने कंप्लीट किया था और आज हम फाइनली लास्ट चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये भी एक छोटा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। नो न्यूमेरिकल्स, नो इक्वेशंस, कुछ फैक्ट्स हैं, बस वो समझ लेने, ठीक है। तो और इतना इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर भी नहीं है ऐसा लो के लिहाज से, ठीक है, बट एक ही टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में इन डिटेल बात की गई है, ठीक है। तो देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता हुआ एक चैप्टर है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली बार आप इसके बारे में सुन रहे हैं, चूँकि आप लोगों ने क्लास मैट्रिक के अंदर जो बुक पढ़ी है वो अपने ओल्ड बुक पढ़ी है, और जो न्यू बुक आई है मैट्रिक की केमिस्ट्री की, उसके अंदर चैप्टर 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह बच्चों को दिया गया है। तो वो जो स्टूडेंट जो उनके उस किताब को पढ़ के अगर शायद इसको पढ़ें अगर, तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन चूँकि आप लोगों ने पढ़े नहीं ज़िंदगी में इसके बारे में, तो इसलिए स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो सकता है इसको समझना, इसको जानना। चूँकि ये जो बात आज हम करने वाले हैं टोटल प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशंस पर डिपेंड करती है कि वो चीज़ है जिसको हम क्लासरूम में पढ़ने के बजाय लैब के अंदर अगर करें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आए। और 99% ये वर्क लैब का ही है, 1% इसकी थ्योरी है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल को टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल का ही टॉपिक होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे कहा जाता है केमिस्ट्री में? स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से एक ब्रांच हमारे पास होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्ज़ियाती कीमिया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, है ना। तो किसी भी कंपाउंड के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जब हम करते हैं तो ये कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मीन्स के किसी कंपाउंड की या किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, तो ये हमारा जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। टाइट्रेशन वगैरह करना, ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो है वो फार्मूला वगैरह डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह के बॉन्ड के साथ दूसरे आइटम के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो दो तरह के एनालिसिस करते हैं जो आप लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सेकेंडरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में अपने कॉलेजेस के अंदर, तो वो भी असल में एक तरह की क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है। तो आप प्रैक्टिकल की सूरत में परफॉर्म करते हैं, सॉल्ट के बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स को आप डिटरमाइन करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट इनिशियल टेस्ट एंड कन्फर्मिटी टेस्ट। तो वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट वो पुराने ज़माने की क्वालिटेटिव एनालिसिस है जो आप अपने लैब के अंदर कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट करके किसी सॉल्ट के एसिडिक या बेसिक रेडिकल की तरफ हम पहुँचते हैं, और उसमें टाइम लगता है। इट टेक्स एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स टू डिटेक्ट द बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, फेनाइनिक कंपाउंड। तो जिसको एक्सपर्ट है जो उसको 20 से 25 मिनट लगता है, वरना तो 1 घंटा भी लग सकता है जो एक्सपर्ट नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो एक पुराना तरीका था क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। आपको एक वाइट कलर का सॉल्ट दिया गया और उस वाइट कलर के सॉल्ट में आपने क्या किया कि मुख्तलिफ टेस्ट करके बता दिया कि इसका पॉजिटिव आइन ये वाला है और इसका नेगेटिव आइन ये वाला है। जैसे कि लेड एसीटेट है तो आपने एसीटेट को पहले टेस्ट कर लिया एसिडिक रेडिकल को फर्स्ट ग्रुप में, और लेड को आपने आगे जाकर फिर बेसिक रेडिकल में टेस्ट कर लिया बेसिक ग्रुप के अंदर, मुख्तलिफ इनिशियल टेस्ट करके, फिर कन्फर्मिटी टेस्ट करके सीटी करके उसको कन्फर्म भी कर दिया। ये पुराने ज़माने की एनालिसिस है जो आज से 300 साल पहले 200 साल पहले साइंटिस्ट लोग किया करते थे, केमिस्ट लोग, और जो आप अभी तक कॉलेज में परफॉर्म करें, चूँकि वो बेसिक चीज़ होती है। लेकिन आज दुनिया में अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना होता है, अगर मैं एक सॉल्ट जो है वो रख दूं किसी कंपनी में, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे वो GSK हो, एबट हो, सामी हो, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके अंदर क्या मैंने सॉल्ट एक कंपाउंड रख दूं कि भाई बताओ ज़रा इसका फार्मूला क्या है। अब वो जो वहाँ पर केमिस्ट है जो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर खड़ा है, वो कभी ज़िंदगी में वो काम नहीं करेगा जो आप कॉलेज में करते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करके PPT बनाएगा, कलर लाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। उसके पास मशीन्स लगी होंगी, उस मशीन्स के अंदर वो सैंपल को रख के एक बटन दबाएगा और उसको पता लग जाएगा कि ये कौन सा सॉल्ट है। विद इन सेकंड्स ये बात पता लग सकती है।
तो वही हमारे पास जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये, बहुत रैपिड बहुत फास्ट एनालिसिस होती है किसी भी कंपाउंड की। अभी क्या जादू है, क्या मैजिक है जिससे ये पता लग जाता है जो काम घंटों में कर रहा है वो सेकंडों में कैसे कर रहा है, तो उसका कुछ स्ट्रेटेजी है, कोई मेथडोलॉजी है पूरी है जिसको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर है, चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कोप का मतलब तो होता है देखना, स्कोपी मतलब होता है चेक करना, देखना, जैसे माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखना। स्कोप का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को देखना, स्कोप। और स्पेक्ट्रो का जो वर्ड निकला वो निकला स्पेक्ट्रा से, तो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम से निकला है, ये वर्ड आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो एटम्स हैं उसके अंदर से स्पेक्ट्रा खारिज होता है। एटम्स जब एनर्जी को एमिट करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, जब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो सूरत में कुछ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हमें ऑब्टेन होती है जिसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो वो बैंड्स ऑफ लाइट है। तो जब भी कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रा कहते हैं। और उसको हम चेक भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में वो दिखाई देता है, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। उसको चेक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसकी कंपोजिशन बता सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि किसी मॉलिक्यूल के एटम्स में से निकलने वाला स्पेक्ट्रा, उसको देखकर अगर आप बता दें कि ये कौन सा कंपाउंड है या इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर बॉन्ड्स कैसे हैं, ये कहलाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक बेसिक बात बता रहा हूँ जो क्लास 10 में हम लोगों को, मतलब के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आप नहीं पढ़ पाए, आपके पास पुरानी बुक थी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आज फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, पहले तो एक नंबर की हम ये चीज़ देख लें। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी है किसकी, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। किस तरह से मैटर जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। मैटर से मुराद हमारे कोई भी सैंपल जिसको हम चेक करना चाहते हैं, और उसमें हम क्या चीज़ इंड्यूस करते हैं, उसमें क्या चीज़ हम डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। और जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो एटम्स क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिर जब वो रिलीज़ करते हैं तो डिफरेंट स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास होती है, सैंपल होता है और सैंपल हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डाल रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये फिजिक्स का एक फिजिक्स की स्ट्रीम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपने पढ़े होंगे यकीनन, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो ये फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो वेव्स रेडिएशंस होती हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स और एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफरेंस क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रांसफर। मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव्स हैं तो दे आर मैकेनिकल वेव्स। बाकी मतलब मीडियम के लिहाज से मैकेनिकल है, वरना वो लॉन्गिट्यूडनल भी है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के लिहाज से, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट, रोशनी, तो ये वो रेज होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम ट्रैवल करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत टाइप की होती हैं, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, और वेवलेंथ के लिहाज से उनकी या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उनकी टाइप्स बहुत सारी होती हैं, पढ़ा होगा आपने उसमें, ठीक है। अगर हम जो है वो हाईएस्ट वेवलेंथ से अगर हम लोएस्ट वेवलेंथ की तरफ अगर आप जाएँ तो उस सूरत में आपको पता लगेगा कि फिर सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ में हमारे पास होती है, दिस इज़ लाइक रेडियो वेव्स होती हैं, फिर माइक्रोवेव्स होते हैं, फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, फिर विजिबल लाइट होती है हमारे पास, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, फिर उसके बाद एक्सरेज होते हैं, उसके बाद गैमा रेज होते हैं, पढ़ा है ना ये सब। ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, ऐसे वेव नंबर सबका अलग अलग होता है। तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रही है, फिजिक्स का स्ट्रीम है, ठीक है। मैं मेरे काम की चीज़ नहीं है ना आपके काम, केमिस्ट्री में पढ़ने की बात है ही नहीं इसकी डिटेल में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूँ चूँकि ताल्लुक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जब वो एटम पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके वजह वो रिलीज़ करता है तो स्पेक्ट्रा हमारे ऑब्टेन होता है, ठीक है। और उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम चेक करके हम बताते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है। तो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोई भी हो सकते हैं, वो इंफ्रारेड रेज हो सकते हैं, विजिबल लाइट हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकते हैं, उसके अलावा से स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग टाइप की हमारे पास बन जाती है, डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई क्लास के स्टार्ट में कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को।
और तो आपको पता है कि जब आप मास्टर्स करते हैं केमिस्ट्री करते हैं तो सूरत में आपके जो फाइनल ईयर में आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी एक मेजर अपना चूज़ कर लें। तो जो बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री लेते हैं मेजर में, तो सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होती है। तो इसके जॉब्स हमेशा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हो सकती है, क्यूसी के अंदर हो सकती है। हर कंपनी के अंदर, कोई भी टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी हो, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हो, मेडिसिन इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, उन सब के अंदर क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स लगे हुए होते हैं। तो वहाँ डायरेक्टली जॉब लग जाती है। तो एक बड़ी एक डायरेक्ट जॉब वाली फील्ड होती है। अगर किसी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना सीख लिया तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्यूसी ऑफिसर आराम से बन सकता है। लेकिन फिर डिग्री भी चाहिए होती है कि वो एमएससी केमिस्ट्री भी हो, साथ में उसको आता भी हो ये सब। मतलब इंटर करके आप ये सीख कर जॉब नहीं कर सकते जाकर कहीं पर भी, डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। भले आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए फिर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर डिग्री की वर्थ होती है। इट इज़ रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर से ताल्लुक़ रखता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर बॉन्ड्स कैसे लगे, कौन कौन से बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, हम अक्सर देखते हैं ना कि भाई कि फला कोई कंपाउंड है तो उसके ऐसे बॉन्ड बन गया, इसके ऐसे, तो दिखता थोड़ी ना है। अब पानी है, पानी के अंदर बोलते हैं ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन से ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ, तो कभी ज़िंदगी में दिखा दो आप मुझे ऐसा। एक गिलास पानी लो और आप किसी भी तरीके से आप चेक करके दिखा दो कि उसमें जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, कभी ज़िंदगी में नहीं दिखेगा आपको। तो कैसे पता लगा है? झूठ बोला हमसे साइंटिस्ट लोगों ने या तुक्का मारा? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। या डंडियाँ लगी ना, डंडी ऐसे डंडी लगी हुई है, आप बोले पता नहीं होता भी होगा कि नहीं होता होगा, ऐसे ही बना दिया लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब का सब जो है ना वो रियलिटी पर मबनी है। वो अलग बात है हमारी कम इल्मी होती है कि हमें नहीं पता होता है, इल्म हासिल कर ले तो पता लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और इल्म हासिल करने से इंसान एक पॉजिटिव, एक एक्यूरेट नॉलेज की तरफ तक आता है, वरना तो इंसान अपनी बातें बस कर रहा होता है, अपने दिमाग की बनी हुई और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ हम सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स की जब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप है, 5 टाइप पढ़ने होते हैं। तो ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है असल में। तो ये अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो इन 5 में से किसी एक के बारे में सवाल हो सकता है। ये 5 टाइप पढ़ोगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट चूँकि मैं जल्दी में इसलिए नहीं करा रहा कि थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा इसको। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है ये। NMR ये भी एक अलग मशीन होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और 5वीं होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 5 तरह की है, 5 अलग अलग मशीन से समझ जाए जिनको इस्तेमाल किया जाता है। हर इंडस्ट्री के अंदर एक डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं IR। बाकी जो है वो उनके समाला डिफरेंट होते हैं, वो सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये अलग अलग तरह की मशीनें हर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर रखी होती हैं, तो इनको ऑपरेट करना आना चाहिए ये हर तरह के मशीन को। तो आज हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा है, तो इसी के बारे में सारी बात आज हम करने वाले हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको पता है इंफ्रारेड एक रेडिएशंस होती हैं हमारे पास। तो इंफ्रारेड विजिबल लाइट जो है ना, उससे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। मतलब विजिबल लाइट तो वो लाइट है जो हम देख रहे होते हैं, जो चारों तरफ हमारे जो रोशनी है जो हम देख पाते हैं, वो बस एक विजिबल स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम से, अगर विजिबल लाइट से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी ज़्यादा वेवलेंथ पर इंफ्रारेड होता है, और इसी के साथ विजिबल लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, थोड़ी कम वेवलेंथ पर अल्ट्रावायलेट होता है। तो वो एक अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन हम लोग ना इंफ्रारेड देख पाते हैं, ना ही हम अल्ट्रावायलेट देख पाते हैं। हम सिर्फ विजिबल लाइट देख पाते हैं जिसमें 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सबकी भी वेवलेंथ स्लाइटली अलग अलग होती है, बट विजिबल लाइट और इंफ्रारेड में एक वाइड एक डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेस इसमें यूज़ किए जाते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR, अक्सर IR कैमरेज आपने देखे होंगे, इंफ्रारेड कैमरा जो होता है, IR कैमरा मतलब जो नाइट विजन कैमरा जिसको हम लोग कहते हैं। तो नाइट विजन कैमरा होता है समटाइम्स लगा हुआ ना, CCTV जिसको हम कहते हैं, कि अगर कमरे में घूप अंधेरा भी हो ना तो वो आपको दिखा देता है कि कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ब्लैक एंड वाइट टाइप में दिखाते हैं, कभी ग्रीन कलर में भी दिखा रहा होता है समटाइम नाइट विजन मूड में। तो वो हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि वो IR को यूज़ करते हुए फिर उस कैमरे को इस्तेमाल किए बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से रिमोट कंट्रोल का आपको पता होगा, जो भी रिमोट कंट्रोल AC का रिमोट है या फिर पंखे का रिमोट होता है या फिर किसी TV का रिमोट होता है, तो रिमोट कंट्रोल के अंदर एक लाइट लगी होती है ना सामने फ्रंट पे। अब वो जो लाइट लगी होती है
तो वो जो लाइट लगी होती है, तो वो लाइट क्या होती है कि दैट इज़ वो असल में इंफ्रारेड रेडिएशन उसके अंदर से निकलते हैं, IR रेज उसके अंदर से निकलते हैं, ठीक है। तो वो लाइट दिखती नहीं है इसलिए आपको आपकी आंखों से। जब आप बटन दबाते हैं 1 2 का, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का, तो उस सूरत में आपको नहीं दिखता कि उसके अंदर रोशनी निकली है कोई, या उसके अंदर से कोई रेडिएशन निकले, लेकिन चैनल जो है वो चेंज हो जाता है या फिर वॉल्यूम कम अप डाउन हो जाता है। तो अगर आप उसको किसी कैमरे की मदद से देखते हैं तो फिर वो लाइट दिखाई देती है। अगर मैं चूँकि कैमरा सामने ऑन है, अगर मैं रिमोट कंट्रोल का बटन अगर दबाऊंगा तो शायद वो लाइट निकलते वीडियो में दिखाई देगी, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। होता है ना, कभी देखा आपने ऐसा कैमरे के सामने वो फिर वो दिखाई देती है? नहीं, किसी ने आज तक नहीं उसको ऑब्जर्व किया, आपने देखा है, ठीक है। तो और भी बच्चे देख सकते हैं, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल है कि मोबाइल का कैमरा ऑन करो और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाओ तो उसके सामने बल्ब से रोशनी निकलेगी। आप बोलोगे यार ये क्या जादू हो रहा है? आपको लगे जिन्नात का कोई काम है ये, कि आम आँख नहीं देख पा रहे कि जिन्नात को जैसे कि उसमें देख पाते हैं ना, कैमरा देख पाता है, लेकिन हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं कैमरे में दिख रहा होता है, ऐसे नहीं दिख रहा होता। तो वो लेकिन ऐसे जिन्नात कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से बने होते हैं, इस तरह की बातें, बट ये दैट्स नॉट द करेक्ट वे। इंफ्रारेड रेस लेकिन जो है ना वो कैमरा देख पाता है हमारा, हमारी आँख नहीं देख पाती, ठीक है। हमारी आँख को अल्लाह ताला ने विजिबल लाइट को देखने के लिए बनाया है। तो कुछ रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस इसको हम कहते हैं, ठीक है। उनको इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नाम याद है कि इंफ्रारेड का मतलब क्या है। पुराने ज़मानों में इंफ्रारेड के थ्रू हम लोग जो है ना वो डेटा भी ट्रांसफ़र किया करते थे। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब हम खुद क्लास 5-6 में पढ़ा करते हैं तब की बात है। तो उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनके आगे भी ना जो है वो इंफ्रारेड सेंसर लगे होते थे, ब्राउन टाइप का, डार्क ब्राउन कलर का। नोकिया 6600 उस तरह के पुराने मोबाइल की बात करें, नोकिया जब मोबाइल चला करते थे, तो उसमें क्या हो, 2 मोबाइल को सामने रखना होता था तो डाटा ट्रांसफ़र होता था। एक तो ब्लूटूथ होता है, वो अलग है, ब्लूटूथ में तो एक मोबाइल यहाँ तो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, थोड़ा दूर में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें बिल्कुल सामने रखना पड़ता था 2 मोबाइल को, फिर वो डेटा रिंग टून वगैरह, वॉलपेपर वगैरह ये सब ट्रांसफ़र करते थे। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कहलाती थी उसको, IR जिसको कहते थे। वो एक ज़माना था, अब तो बहुत आगे जदीद टेक्नोलॉजी, वाईफाई शेयरिंग वगैरह, अब तो बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। तो इंफ्रारेड हमने तो देखा, उसको काफ़ी यूज़ भी किया मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो ये एक रेडिएशंस होती हैं, तो जिनके बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी जो काम आता है ये रिमोट कंट्रोल सेंसिंग में काम, रिमोट सेंसिंग में काम आता है, या इस नाइट विजन मोड कैमरास के अंदर काम आ रहा होता है ये, ठीक है। और उसके अलावा जो आज हम पढ़ेंगे वो इस्तेमाल इसका बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज़ है इस रेडिएशन का, इस लाइट का, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर किसके अंदर, या इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं, एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप को, इससे पहले चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे होते हैं, एक्स होता है, OH होता है, SH होता है, अलम शलम, बहुत सारे होते हैं। तो पढ़ा हुआ है सारा का सारा, मतलब इतना रिपीट करके फ़ायदा तो है नहीं, घंटों का टॉपिक है वो हमारा। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, हर आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना फंक्शनल ग्रुप के तो होता ही नहीं है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसके अंदर होगा। तो ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे हम चेक कर पाते हैं किसी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। वैसे तो हम टेस्ट उसको केमिकल टेस्ट से भी कर सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट किया था, तो वो टॉलेंस रिएजेंट डालकर या फेलिंग सोल्यूशन डालकर, तो वो तो हम उससे भी कर, लेकिन अब का जदीद तरीका होता है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर पाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह डबल बॉन्ड को टेस्ट जब करना होता है तो हमने उसमें अनसैचुरेशन टेस्ट किया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो वो तो पुराने ज़माने की बात है, लेकिन अब वो काम भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब टेस्ट हो जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। बड़ा साफ़ सुथरा काम होता है, कोई चीज़ गंदगी नहीं होती है, ना हाथ गंदे होते हैं, ना टेबल गंदा होता है, कुछ भी नहीं होता, और सेकंडों में हो जाता है, परेशानी की बात ही कोई नहीं है, और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जितना अच्छा रिजल्ट आपका जो है वो केमिकल टेस्ट नहीं दे पाता। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल क्या है कि हम इसे डिटेक्ट करते हैं कौन कौन से बॉन्ड हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और अच्छा, वेव नंबर याद रखिएगा, जो वेव नंबर होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की वो क्या होती है, वेव नंबर को किससे शो करते हैं, न्यू बार से शो करते हैं ना भाई। एक तो हमारे पास होता है जो सिर्फ हमारा, एक तो लैम्डा होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। और एक वेव लेंथ का इन्वर्सली रिलेटेड एक चीज़ होती है जिसको हम लोग यूँ शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है,
किसी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ रेडिएशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितने रेडिएशंस हैं या ट्रफ और क्रेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इस तरह से करके कैसे एक बार लगा दिए जाते हैं जो करके, है ना भाई। दिस इज कॉल्ड एस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। याद है कुछ, यूनिट लेंथ के अंदर जितने वेव्स होंगे उसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और उसकी यूनिट हम लोग निकालते थे सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 जो हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ हमने जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था ना, तो वहाँ हमने वेव नंबर की निकाला था ना, RH रेडबर्ग कांस्टेंट यूज़ करते 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो वो वेव नंबर कहलाता है। तो वेव नंबर हर एक फ्रीक्वेंसी की, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ भी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसका वेव नंबर भी होता है। सब होगा ना भाई, ये ऐसा नहीं कि किसी का वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये तो बहुत ही, इसको नहीं आती, इसको पढ़ने से वास्ता ही कोई नहीं है वो अच्छा बोलेगा कि सर इसका वेवलेंथ तो है फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई, जिसका वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसका वेव नंबर भी होगा। सबको निकालने का फॉर्मूला है। हाँ अलग अलग होगा लेकिन होगा ज़रूर। अगर रेडिएशन है तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके अंदर पाई जाएगी, उसके एम्पलीट्यूड भी होगा, सब चीज़ उसके अंदर होंगे। ऐसे ही है ना भाई। तो वेव नंबर जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशन की, वो आपको याद करनी है कि 4000 से 500, या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं है। अगर आप इसको अगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो 500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, एक ही बात है। तो ये इतनी होती है, मतलब 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये रेंज होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, IR रेडिएशंस की। ठीक है, तो when the molecules absorbs IR radiations then the intensity of vibrations is increased। जब हम इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम डालते हैं किसके ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर, तब वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। देन द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज, तो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट कर ही रहे होते हैं, वो वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन में होते हैं। तो जब इंफ्रारेड रेडिएशंस को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर से जो है वो स्पेक्ट्रा रिलीज होता है। फिर मतलब जब हम कोई इंफ्रारेड रेस को, IR रेडिएशंस को जब हम डालते हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे, तो क्या होता है कि जो उसके एटम्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको पता है एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड में आ जाते हैं, उसके बाद रिलीज भी करते हैं दोबारा ग्राउंड पे जाने के लिए। तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन की वजह से जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एनर्जी को। ठीक है, रिलीज कर रहे होते हैं एनर्जी को। तो ये हमारे पास, तो उसको फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जितनी एनर्जी उन्होंने ट्रांसमिट की होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स IR रेडिएशंस देन द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक कहलाता है बॉन्ड स्ट्रेचिंग और एक कहलाता है बॉन्ड बेंडिंग। 2 तरह के वाइब्रेशंस कर सकते हैं। मतलब जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, तो वो 2 तरह के काम कर सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंजेस, उसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। मतलब बॉन्ड लेंथ, कोई भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ तो ये बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। या बॉन्ड बेंडिंग होती है, मतलब बॉन्ड बेंड हो जाता है, बॉन्ड मुड़ जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। 2 तरह की कोई चेंजिंग, मतलब 2 तरह की वाइब्रेशन होती है। या तो ऐसा हो सकता है कि लाइक अगर 2 इस तरह से बॉन्ड जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे करके तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, यूँ करके बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगा बॉन्ड। या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड जो है वो बेंड हो जाएगा यूँ करके, वी शेप पे, सीजर टाइप का, ये ऐसे करके। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यार तो बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, या तो बॉन्ड दोनों ही के दोनों क्या होती है, हमारे पास वाइब्रेशन है, और दोनों से ही हमारे पास क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज होती है। The bending and stretching of each type of bond present in the molecule occurs at a particular wave number of IR spectrum and show the signal at a particular region। अब क्या होता है कि जब हम उसको क्या दे रहे होते हैं, जब हम उसको जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हम लोग पास कर रहे होते हैं, जब वो IR रेडिएशंस को पास कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ इंटेंसिटी की पास कर रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, मतलब डायरेक्ट हम उसको नहीं देते 100 200, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे 500 to 4000 है ना, तो 500 600 700 800 900 1000 1100 1200, इस तरह से ना कंसेक्यूटिवली क्या होता है, डिफरेंट वेव लेंथ को हम लोग, वेव नंबर वाले IR रेडिएशंस को हम लोग एब्जॉर्ब करवा रहे थे किसमें, इंफ्रारेड रेडिएशंस में।
अब किसी ऐसे वेवलेंथ पर क्या होता है कि हमारे पास ऐसा लगता है कि जैसे इस मॉलिक्यूल ने अब क्या किया, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, और जब एब्जॉर्ब करता है तो हमें स्क्रीन में सिग्नल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स को हम लोग उसके अंदर चेक कर पाते हैं, जो भी मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा ये कैसे किया जाता है। तो एक ही इंफ्रारेड रेस 500 से 4000 तक है ना भाई, तो अलग अलग वेव्स भेजी जाती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की, मतलब वेवलेंथ बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, कम रेगुलेटर लगा होता है, डिमर जिसको हम बोलते हैं, उससे बढ़ाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग वेव नंबर वाली जो है वो उसको लाइक वेव्स को, इंफ्रारेड वेव्स को फेंकता रहता है किस पर, मॉलिक्यूल पर, फिर मॉलिक्यूल बिहेव करता है। अब लेकिन जाहिर सी बात है हर एक वेवलेंथ पर नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, एक ऐसे स्पेसिफिक वेव नंबर पर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेचिंग या बॉन्ड बेंडिंग होगी, जिससे क्या होगा, एक सिग्नल हमें रिसीव हो जाएगा और पता लग जाएगा कि उसके अंदर कौन सा लाइक बॉन्ड है या कौन सा इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल मौजूद है, एटम मौजूद है। पसंद मारी, तो ये मैंने तो थ्योरी बता रहा हूँ। अब देयर आर 2 रीजन्स इन, अच्छा अब हमें क्या होता है, स्क्रीन पर हमें आईआर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, मतलब स्क्रीन पर हमें पूरी, जो सामने स्क्रीन पर बैठा वो शख्स, उसको पूरी एक रीडिंग मिल रही होती है। अब वो 2 तरह के रीजन्स होते हैं आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर, एक रीजन हमारे पास कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन और एक कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। 2 रीजन्स होते हैं जो हमें रीडिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट रीजन 1500 से 500 या 500 से 1500 कह सकते हैं, की बात है, इतना सीएम के ऊपर होता है। और फंक्शनल ग्रुप रीजन आपका 4000 to 1500, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं, अगर आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो 500 से, चूंकि ये रिवर्स पे ही जाते हैं इसलिए मैंने रिवर्स लिखा था, और ये 1500 से 4000, 1500 to 4000 लाइक इस तरह से, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। फिंगरप्रिंट रीजन होता है और एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। जब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है तो एक फिंगरप्रिंट रीजन पर होता है और एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन पर होता है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी कंपाउंड। फिंगरप्रिंट रीजन जो है ना, उसमें जो पीक्स आपको ऑब्टेन होती हैं, उसमें जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो हर कंपाउंड के लिए अलग होता है। जैसे फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, एक इंसान के हाथों में जाहिर सी बात है फिंगर्स होते हैं। अब जो फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट हर दूसरे शख्स का डिफरेंट होता है, कभी भी 2 लोगों का फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं करता। दैट्स वाई इसको हम डिस्टिंग्विश करने के इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, थंब प्रिंट जिसको हम कहते हैं। तो जिस तरह से हर इंसान का, हर दूसरे इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, बिल्कुल इस तरह से हर कंपाउंड का फिंगरप्रिंट जो है वो जो फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम आता है, फिंगरप्रिंट रीजन होता है, उसके अंदर सबका वो डिफरेंट आ रहा होता है और उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। फिंगरप्रिंट रीजन पर जो हमारे पास मिलता है ना पीक, उसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को नहीं पहचान सकते क्योंकि वो हर का डिफरेंट आ रहा होता है। हाँ, लेकिन जो उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है ना, यहाँ से हमें पता लग सकता है, उस कंपाउंड के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन आ सकती है। वो हमारा 1500 से 4000 cm सेंटीमीटर इनवर्स तक हमारे पास वेव नंबर तक लाई करता है। इट शोज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, यही आपको बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज टू से कि अगर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई एसीटोन, प्रोपानोन जिसको हम लोग कहते हैं, एसीटोन तो आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये होता है ना एसीटोन। डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, पहला कीटोन जो होता है यही होता है ना भाई, एसीटोन। ये तो 100 बार पढ़ चुके हम लोग इसको। अगर हम एसीटोन ले लें या प्रोपेनोन ले लें और उसको हम चेक करना चाहें, हमें एक बीकर दिया जाए, उस बीकर के अंदर एसीटोन डालकर दिया जाए और कहा जाए कि इसको चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर लाइक जो है वो कौन सा कंपाउंड है, और बिना चखे, बिना टच किए, बिना छुए, बिना सूंघे, दूर से पानी जैसा लग रहा है, तो अब हम कैसे चेक करेंगे? जाहिर सी बात है कोई जादू मंत्र तो है नहीं जो पढ़ के फूक दो पता लग जाए कि ये एसीटोन है या मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है या बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है या पेट्रोल है, अपने को क्या पता। वो तो जब तो और चखना तो अच्छी बात है भी नहीं कि चख के बता रहे, क्या पता कोई टॉक्सिक कंपाउंड हो, कार्सिनोजेनिक बेंजीन हो, तो ये तो फालतू की बात है ना कि चक्कर और सूंघ के बता रहे हैं। घर के किचन थोड़ी ना हमारा कि चक्कर सूंघ के बता देंगे ये चीज़ है। ये तो लैब है ना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, बहुत सारे हाईली टॉक्सिक हैं जिनके मिलीग्राम्स ऑफ अमाउंट आपको किल कर सकती है, मार सकती है जान से। तो वहाँ तो बिल्कुल ही प्रोसीजर नहीं है कि चख के बताएं, फ़ौरन से कंपनी से बाहर निकाल देंगे चखता हुआ देखेंगे तो कि भाई इसको टेस्ट करके बता रहे कौन सा कंपाउंड है। भाई इंसान बसते हैं तो ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोसीजर है, तभी उसको सैलरी लाख ऊपर मिल रही है तो वो कुछ काम कर रहा है। चख के बताना है तो गली का मोहल्ले का बंदा भी कोई बता दे जाके उसको, तो उसका तरीका है ख़ास एक, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर एसीटोन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से? तो हम सबसे पहले उस सैंपल से क्या करेंगे, उस सैंपल जो भी सैंपल बीकर में होगा उससे इंफ्रारेड रेडिएशन को पास करेंगे, फिर उसके बाद हमें उससे एक ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है, मशीन के थ्रू। तो वी शुड नोट द पीक्स ऑब्टेन्ड इन फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिर हम देखेंगे कि कुछ पीक्स हमें क्या हो रहे हैं बेटा, ऑब्टेन हो रहे हैं किसमें,
फिंगरप्रिंट रीजन में और फंक्शनल ग्रुप रीजन में। अब देखो इस तरह से स्क्रीन पे इस तरह की ग्राफ दिखाई देती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इस तरह से ग्राफ दिखाई देता है। अब इसमें दो एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चूँकि पेपर में जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम, ये तो ज़िंदगी में कभी ये चैप्टर आया ही नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पहली बार आ रहा है हमारे पास, तो इसका टेनियर उठाओगे तो सवाल नहीं पैदा होता है, कोई सवाल आपको ऐसा कुछ दिख जाए, तो इसलिए हम इसको बस जो बुक में लिखा हुआ है वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब ये कैसे ग्राफ आएगा बनाने, नहीं आएगा, डायग्राम आएगी, मुझे नहीं पता, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरा चांस लगता है SLO क्लास से बहुत कम है, मतलब इस चैप्टर के आने का, क्योंकि पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उससे सवाल निकालेंगे वो, ठीक है ना, कि इससे निकाल लेंगे। क्या पता निकल गया एक सवाल चॉइस में, क्या पता ना निकला। अभी SLO जब आएंगे, स्कीम आएगी तो लग पता जाएगा कि क्या है, कौन सा सवाल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं नहीं फिलहाल कह सकता, मेरी अपनी है कि इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाला क्वेश्चन वगैरह। तो इस चैप्टर को पूरा भी कोई छोड़ देता है स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कोई मसला नहीं है, एक MCQs अगर आ गया तो आगे, नहीं तो छोड़ के ख़त्म करो, नंबर पूरे 85 में से 85 में आपके। इतना पढ़ लिया, 12 चैप्टर, एक चैप्टर वो भी छोटा सा ही है, और वो भी ना न्यूमेरिकल है ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, चूँकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसके अंदर कोई, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाली बात है। पीछे जो थ्योरेटिकल बातें थे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी से रिलेट करती थी। अब ये देखो, जैसे कि ये हमारे पास ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, इसकी ग्राफ ऑब्टेन हुआ, देखो जरा एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस दिखा रहा हूँ। एक्स एक्सिस में हमारे पास है वेव नंबर, ये वेव नंबर है जिसकी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास किया जा रहा है। तो एक एक करके 500 cm इनवर्स से लेकर 4000 cm इनवर्स तक जो पूरा रेंज होता है, उस रेंज के क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, ठीक है। और हमेशा बनता भी ऐसे ही है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, ऐसे करके, ये यूँ करके, वो तो यूँ नहीं जा रहा होता है, इसको पढ़ना है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे पढ़ना होता है उसको। जब स्क्रीन में बन भी रहा होता है तो यूँ बन रहा होता है, यूँ करके ऐसे नहीं जा रहा होता, यूँ करके राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है ये, अगर आप स्क्रीन में रियल में कभी आप ऑब्जर्व करेंगे उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी को। लेकिन सिंपल वही चीज़ है कि इसका कंप्यूटर साइंसेस वगैरह से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ये टोटली जो है वो लैब की फील्ड है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और डिफरेंट कंपनी में यूज़ की जाती है। तो राइट टू लेफ्ट जाना होगा इसमें, तो ये इस तरह से एक एक करके 500, 600, 700, 800 सबके अलग अलग जो है वेवलेंथ को पास किया जाएगा, वेव नंबर वाली इंफ्रारेड रेडियस को पास किया जाएगा। वाई एक्सिस पे क्या लिखा बेटा मैंने, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, परसेंट ट्रांसमिटेंस, कितना परसेंट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। मीन्स इंफ्रारेड को पास करते हैं, एक तरफ से इंफ्रारेड को पास करते हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो एक डिटेक्टर लगा होता है जो देखता है कि कितना, कौन कौन सी रेस पास हुई, कौन सी नहीं पास हुई। मीन्स के लाइक अगर हम यहाँ पर, अगर इस तरह से अगर मैं इसको बना दूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर ये, चलो इधर ही पे देख लो, जैसे ये IR सोर्स है, इंफ्रारेड सोर्स है, इंफ्रारेड सोर्स को हमने सैंपल से पास किया, अभी अलग अलग पास हो रहा है, 100, 200, 300, और सामने डिटेक्टर लगा होता है, एक हमारे पास जो है डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर हमारे पास डिटेक्ट करता है कि इसकी जो हमने जो वेव नंबर वाले, जैसे कि मिसाल के तौर पे 500 cm³ की जब हमने इसके CM इनवर्स की जब हमने इंफ्रारेड रेडियस को उसमें डाला है, तो ये आया कि वो पूरा वापस आ गया या थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो गया, बस इस चीज़ को चेक करता है कि एब्जॉर्बेंट कितनी हुई है। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को बताते हैं कितना परसेंट ट्रांसमिट हो गया। मान लो जैसे कि 100 मान लेते हैं कि 10% तक है, कुछ भी ग्राफ पे अपनी मर्जी से बना लेते हैं, 0 से लेकर 100% तक होती है ये। अब होता है क्या है कि शुरू में जैसे ही हम इसमें एक एक करके ना वेवलेंथ पास करते हैं, तो शुरू में तो ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है। फिंगरप्रिंट रीजन में आप देखो पीक, अच्छा इसके पीक्स जो है ना, पीक्स मतलब ऊंचाई ये नहीं है, इसमें पीक्स हम लोग कहेंगे नीचाई को, इनको पीक्स कहा जाएगा, दे आर पीक्स। तो इसमें पीक्स उल्टी बनती हैं, ये पीक्स होती हैं बेटा, ठीक है, रिवर्स, इसको पीक नहीं मानेंगे। जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाए तो पीक्स जो है ना वो जितना डाउनवर्ड होता है उसको पीक कहा जाता है, तो इन्वर्स पीक्स बनती है इसके अंदर। तो याद रखना एक और कन्फ्यूजन जो बच्चों को अक्सर इसके अंदर होती है। तो फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो कुछ आएंगे पीक्स वगैरह, लेकिन उसको हम नोट नहीं करते हैं, मतलब लगभग मतलब कि मिसाल के तौर पे 1500 के बाद से असल में हम नोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हमें एसीटोन था ना, एसीटोन में हमारे पास दो तरह के बॉन्ड थे, एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ था C डबल बॉन्ड O, और एक कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ था CH3 वाला, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड है। अब होगा क्या, हम अलग अलग वेवलेंथ पास करेंगे। जब 1720 cm इनवर्स के जब वेवलेंथ पास किया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि पूरी एनर्जी जो है ना, पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा कंपाउंड, और आगे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में देख लो बहुत कम, 10% से भी कम, लगभग 0% ट्रांसमिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ हमने पास किया 1720 वाली वेव नंबर वाली, मतलब ये जो है ना वो ट्रांसमिट हो गया, तो उसके अंदर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब क्या होगा, हमारे पास एक डेटा टेबल होता है, टेबल से मुराद एक डेटा टेबल होता है, हमारे पास एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि किसकी कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो कौन से वेव नंबर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है।
अब जब मैं 1720 सीएम के ऊपर जाकर देखूंगा कि 1700 से 1800 के बीच रेंज में अगर एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी, तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कर रहा होता, तो वो आ जाएगा कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, कि ये असल में हमारे पास C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना C डबल बॉन्ड O वाला, ये क्या करता है 1720 पे क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। तो एक चीज़ हम कंफर्म कर लेंगे कि ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, एक बॉन्ड आ गया हमारे पास। फिर और ट्रांसमिट करेंगे 1800, 1900, 2000, जब 3000 सीएम क्यूब पे जब हम उसको जब हम रेस फेंकेंगे ना, तो क्या होगा, दोबारा से पीक ऑप्टेन हो जाएगा, मतलब कि अच्छा खासा जो है ना वो अब्जॉर्ब हो गया। फिर हम देखेंगे भाई 3000 जब सीएम क्यूब आता है तो इसका मतलब कि सेंटीमीटर इनवर्स आता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड। तो उससे पता लग जाएगा कि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप भी है। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन अप करके हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, लाइक एसिड मतलब एसीटोन है, कीटोन हमारे पास है, फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या चीज़ हमें पता लग सकता है। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पे ये चीज़ दिखाई देगी और इसके पीक्स को नोट डाउन करेंगे हम अपने जो हमारे पास जो डेटा टेबल होगा, रेफरेंस टेबल होगा, उसकी वजह से हम बता सकेंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है। अब दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल होगा आपको इस तरीके से इसको बताना पड़ेगा, सबकी अलग अलग। अब क्या पता, अगर इथाइल अल्कोहल ले लो, इथेनॉल ले लो, तो उसकी पीक, अब OH की पीक है तो OH की पीक कहीं और पे आएगी, 1720 और 3000 पे नहीं, क्या पता 2000 पे आ जाए, 2200 पे आ जाए, 3600 पे आ जाए, है ना, 1819 पे आ जाए, 1830 पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आ रही होगी और इससे पता लग रहा होगा जो अब जो काम करता है उसको कभी कभार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब जो वर्किंग करता है, जो सुबह से रात तक यही कर रहा है, सुबह 9 बजे जा रहा है, शाम के 5 बजे तक उसका काम ही यही है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो तो टेबल देखता ही नहीं, उसको देख के बता देता है कि ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि पीक कहाँ कहाँ पर आ रही है वो हम पहली बार करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल बहुत महंगा प्रैक्टिकल है, करोड़ों रुपए का अपरेटस होता है इसका, तो वो अपरेटस हमारे घरों पर तो नहीं रखा हो सकता ना लैब के अंदर कॉलेज के, तो ये जब जाते हैं फील्ड में तभी हम इसको देखते हैं, मतलब इस तरह से नहीं देखना पड़ता। तो बात समझ में आ गई किस तरह से इसको हम चेक करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रीडिंग को। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पीक्स कहाँ ऑब्टेन होती हैं, जहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, द डिवाइस यूज्ड फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के लिए, वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डिवाइस जो होती है वो हमारे पास होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मेथड है ना भाई, और जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इंफ्रारेड का कर रहे हैं तो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली यूज्ड टू डिटेक्ट इंप्योरिटीज इन अ गिवन सैंपल। खास तौर पे किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि हम सैंपल के अंदर इंप्योरिटीज़ को क्या करें बच्चों, डिटेक्ट कर सकें। इंप्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी इंप्योरिटी है, कि प्योर सैंपल है कि नहीं है ये। लेट्स से मिसाल के तौर पे जो पैराडोल की गोली बनती है, तो पैराडोल तो हमने पढ़ा था पैरासीटामोल होता है पीछे उसमें, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जो पैराडोल होता है वो पैरासीटामोल होता है एज अ बाय फार्मूला, और पैरासीटामोल एक प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब वो उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए कोई भी। अगर पैरासीटामोल के अलावा अगर कोई दूसरा कोई भी अगर कोई केमिकल, कोई एलिमेंट, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद है, तो वो रिएक्शंस कर सकते हैं बॉडी के साथ और इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। इसके लिए जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले होते हैं, जब भी वो उनके पास कोई आता है ना, लाइक एक पैरासीटामोल का एक ड्रम आ गया, GSK में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो कंपनी है, एक ड्रम आ गया पैरासीटामोल का, कहीं से भी आया वॉट एवर पूरी दुनिया से। अब वो उसको सबसे पहले वो चेक करेंगे, उससे पहले कि वो उस पैरासीटामोल को कन्वर्ट करें, सबसे पहले वो उसको चेक करेंगे कि भाई ये सही है भी कि नहीं, ऐसे टैबलेट बनाया जा भी सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर वो थोड़ा सा उसकी सैम्पलिंग करेंगे, उसका सैंपल लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, और उसको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर चेक करेंगे कि आया कि ये प्योर सैंपल है कि नहीं है। अब उसका तरीका क्या होगा, उसका नीचे मैंने डायग्राम पे बना दिया है कि हमारे पास IR सोर्स है, ये जो लाइट लगी हुई इंफ्रारेड लाइट है, रेड लाइट इससे निकलती है, जैसे कि टॉर्च वगैरह में लगी होती है लाइट, तो वो भी IR सोर्स होता है एक तरह का, इंफ्रारेड रेस को जनरेट करता है। तभी वो ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया रात में तो उसको जला दिया तो रोशनी हो गई, तो बल्ब तो लगा हुआ है लेकिन वो बल्ब जो है ना वो किसी काम का नहीं है, उसकी रोशनी आपको दिखेगी नहीं, कोई रोशनी नहीं करेगा कमरे में आपके वो, तो वो इंफ्रारेड सोर्स है, वो एक तरह का IR सोर्स है। उसको जब हम पास करते हैं, अच्छा उसको पास 2 तरफ से, रियल में जो है ना इंप्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए 2 जगह से पास किया जाता है, उसको 2 बीकर्स में से पास किया जाता है। तो एक ही लाइट जाती है जो इधर से 2 बीकर से टर्न होकर जाती है। एक हमारे पास सैंपल होता है, वो सैंपल जो कि हमें बाहर से आया है पैरासीटामोल का, और एक ही रेफरेंस होता है। रेफरेंस में क्या होता है हमारे पास, ये प्योर कंपाउंड होता है, ये प्योर पैरासीटामोल है जो टेस्टेड है प्योर स्टेट में, और ये हमारे पास जो बाहर से कहीं से आया है, किसी कंपनी से हमने मान लो किसी नई कंपनी से मंगवाया है,
और थोड़े कम रेट में मंगवाया। अब अक्सर होता है कम रेट में जब आता है तो कुछ ख़राब भी, कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसको चेक करेंगे ना सबसे पहले। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही उसे दवाई बना दी, उसको चेक करें दोनों से। जब क्या करेंगे, रेफरेंस से और सैंपल से जब दोनों से इंफ्रारेड रेडिएशंस को जब गुजारा जाएगा, पास आउट किया जाएगा, तो दोनों में क्या होगा, कुछ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होगी और फिर वहाँ पर डिटेक्टर इन दोनों को नोट कर देगा। फिर इससे जो आगे प्रिंटर हो गया, ये एलईडी स्क्रीन है, ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर भी लगा हो सकता है या फिर कोई एलईडी स्क्रीन भी हो सकती है। मतलब देखा होगा बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, तो एलईडी टाइप की स्क्रीन, मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। उस पर क्या होगा, हमारे पास पीक्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब 2 पीक्स आएंगे इसके अंदर, तो एक तो रेड कलर की आएगी, ग्रीन कलर की, जैसे कि एक तो इसकी आ गई और दूसरी पीक इसकी आ गई। अब दोनों को पीक मैच होनी चाहिए, दोनों के पीक हम निकालेंगे और उसको मैच करेंगे। अगर ये पीक इससे मैच करिए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप इसमें वही इसमें, तो ये भी पैरासीटामोल है, ये भी पैरासीटामोल है। लेकिन कहीं पर अगर पीक कहीं पर डिफरेंट आ रही है, तो उसका मतलब कि कुछ दूसरा और भी इसके अंदर कंपाउंड मौजूद है जिसके अंदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये हमारा सैंपल प्योर नहीं है, इम्प्योर है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पैनाडोल की गोली बनाने के लिए जीएसके में या किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये बहुत बेहतरीन, बड़ा फास्ट टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम एक 100% एक्यूरेट और प्योर कंपाउंड की तरफ हम आ सकते हैं और लोगों को, जाहिर सी बात है, कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, लोगों को एक सही चीज़ मिलती है। इन सब से पीछे ये सारी मेहनत हो चुकी होती है एक इंडस्ट्री के अंदर। आप चूँकि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इन डिटेल जाकर इसको, तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा कहने का, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यही होता है। केमिस्ट्री जो ब्रांच बनाई गई दुनिया में, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो दवाइयाँ बन रही है, जो केमिकल्स बन रहे हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं हम उसके अंदर केमिस्ट्री के थ्रू कि वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को नुकसान हो जाए। जो हल्का से 1 मिलीग्राम की नई चीज़ अगर आ जाती है ना, तो वो बहुत ख़तरनाक एक साइड इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस करती है और जाहिर सी बात है इंसान की जान को खतरा हो सकता है। तो लेकिन इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के मशीन्स को यूज़ किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन कर सके सैंपल के अंदर। बस समझ मारिए। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट आई हैव जस्ट व्हिच वी हैव स्टडीड राइट नाउ। तो हमने आज डिस्कस किया बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया आज। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वो मेथड होता है, एक वो तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड से किसी भी मैटर को, पीस ऑफ मैटर है, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है, इससे हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताते हैं। बहुत तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा सकती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी तरह से हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी तरह से हमारे पास एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें से आज हमने सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ा, ये पहले ये सारे नहीं पढ़े हमने, ये फर्स्ट वाला पढ़ता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेल में पढ़ा है तभी टाइम लगा। अब वो दूसरे में क्या, सब में चीज़ें अलग अलग हैं, टेक्नोलॉजी मेथड सब डिफरेंट है और ये सारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं हर कंपनी में। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सैंपल से इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम लोग पास आउट करते हैं। अब क्या होता है कि वो कुछ जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बाकी सबको ट्रांसमिट कर देता है। फिर उससे क्या होता है, मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें पीक्स ऑब्टेन होती हैं। उस पीक्स के थ्रू हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। और 2 तरह के रेंज के अंदर ये हमारे पास पीक्स ऑब्टेन होती हैं। एक फिंगरप्रिंट रेंज में होती हैं जो कि हर कंपाउंड का अलग होता है, और एक जो है फंक्शनल ग्रुप रेंज होती है जो फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर रही होती है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को, टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटीज़ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन सैंपल। बस समझ में आ गया सबको।